आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर, जहां बाकरगंज में लूट की बड़ी वारदात हुई और अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। करोड़ों के गहने लूट ले गए हैं और बड़ी मंडी में दिन दहाड़े लूट से कारोबारी नाराज हैं, बाजार को बंद कराया है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, गहना लूटकर अपराधी फरार। पटना पुलिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह। जिस जगह पर अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ दिख रही है, ठीक इसी जगह पर चंद मिनट पहले लूट की बड़ी वारदात हुई है। तस्वीरें पटना के बाकरगंज इलाके की हैं। बाइक से आए अपराधियों ने एसएस ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। और एक बार फिर से एक बड़ी घटना बाकरगंज इलाके में, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जो अपराधी थे वो यहाँ हथियारों से लैस होकर पहुंचे, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नाराज कारोबारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं और यहाँ पर हुजूम जो है वो इकट्ठा हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आए थे, जिन लोगों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया और बैग में गहने भरकर भागने लगे। भागने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से बैग के साथ एक अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गया। एक अपराधी भागते के क्रम में मोटरसाइकिल भी गिर गया और भाग गए, जिसमें एक अपराधी पकड़ा गया है और गांधी मैदान थाना में है। उसके साथ में मामूली सामान रिकवर हुआ है। दिन दहाड़े राज्य की राजधानी में हुई लूट की घटना को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। घटना से नाराज व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर दी हैं। नहीं, क्या नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे आपका? बोलिए, नाराज नहीं होंगे। आज 50 बरस से हम यहाँ काम। लूट की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब दिन दहाड़े हुई लूट पर सवाल हुआ तो सिटी एसपी ने चुप्पी साध ली। कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा। रुजाइए आप लोग थोड़ा बता दो सर। बिल्कुल, ये सिटी एसपी है, अमरीश राहुल है, और जब घटना हो जाती है तो अधिकारियों की इसी तरीके से चुप्पी हो जाती है और एक अदना सा चोर पकड़ा जाए तो बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाता है। तो ये है पटना पुलिस और पटना पुलिस के आला अधिकारी। सवाल है कि क्या सिटी एसपी के चुप्पी साध लेने से पटना की कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पटना पुलिस अपराधियों पर नकेल लगाने में फेल साबित हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही राजीव नगर इलाके में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी थी और अब बाकरगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लेकिन एक बड़ा खुलासा हो रहा है राजीव नगर वाले कांड में। सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारने के मामले में इतना बड़ा खुलासा हुआ कि आपके कान खड़े हो जाएंगे। पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया। उसके मुताबिक राकेश कुमार सोनी लूट के गहने खरीदता था और लूटे गए गहने खरीदने के बाद रुपए नहीं दे रहा था। इसी को लेकर उसे दुकान में घुसकर गोली मारी गई थी और इस खुलासे के बाद पुलिस दुकान के मालिक पर भी केस दर्ज कर सकती है। सुहागन ज्वेलर्स नाम की एक दुकान पर कुछ अपराध कर्मियों ने धावा बोला था, जिसमें जो ज्वेलरी दुकान के मालिक थे राकेश कुमार सोनी, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और उनको धमकी दी गई थी, जिसमें वो जख्मी हुए थे और वर्तमान में इलाजरत हैं। जैसे ही एक जो प्रमुख कारण ये है कि इसके जो प्रमुख अपराधी है पंकज शर्मा, वो बहुत बड़ा अपराध कर्मी रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक केस उसके ऊपर हैं और ये चेन स्नैचिंग ये करता था। तो अधिकांश जो चेन वगैरह जो है ये उसी ज्वेलर को जाके बेचता था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी पैसा उसके पास होता था और जब बेल के लिए पैसा वगैरह की जो ज़रूरत होती थी उसकी मदद करता था। इसी बीच में तकरीबन 40,000 रुपया इसके कहने के अनुसार उस ज्वेलर के पास बकाया था, जो कि वो दे नहीं रहा था। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही उसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ है। पिछले साल 9 जनवरी 2021 को भी उसी ज्वेलरी दुकान पे गोली चली थी, जिसमें टारगेट तो ज्वेलर था, लेकिन एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक को गोली लगी थी।
पटना के पोस्टल पार्क इलाके में एक जिम ट्रेनर सनी को अपराधियों ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में जिम ट्रेनर को गोली मारी गई। जिम ट्रेनर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल से मामले का जायजा लिया संजय कुमार ने। थाना क्षेत्र के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूट का मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि पोस्टल पार्क इलाके में भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तस्वीरों में देखिए हर वक्त यहाँ गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती है और यहाँ पर एक जिम ट्रेनर को गोली मारी गई है और घटनास्थल है और यहाँ पर यही घटनास्थल है जहाँ पर फिलहाल पुलिस अधिकारी जो हैं वो खड़े हैं। तस्वीरों में आप नज़र देख रहे होंगे, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यही वो घटनास्थल है जहाँ पर गोली मारी गई है। और फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी जो है वो पहुँच गए और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और यहाँ पर फायरिंग हो जाना और जिम संचालक के जबड़े में गोली लगी है और फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपसी विवाद जो है वो घटना का कारण बताया जा रहा है और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अपने हम लोग तो जक्कनपुर बड़ा उधर है, वो जक्कनपुर के हैं। ये थाना आपके एरिया हाँ, का है? नहीं, कंकड़बाग। क्या हुआ है जो आप लोग पहुंचे हैं? सुने गोली लगा है, हम लोग को सूचना मिला, हम लोग आए। गोली लगी, आप स्थानीय लोग हैं, बताइए। सनी को गोली लगा है। कौन है सनी? सनी है, हाँ, मुन्ना यादव का बेटा है। और जमीनी विवाद जो है आप उस बगल में जो है जमीनी विवाद के लेकर जो है बहुत पहले से चल रहा था। उसी में यहाँ पर जो कुछ लोग अपराधी से अपना आए और सनी से जो पहले से रंजिश है था उसके लेकर अपना हुआ। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई और देखना होगा अब इस पूरे मामले का उद्भेदन कैसे होता है। लेकिन इतना तो तय है कि पटना में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और पुलिस का उनके ऊपर फिलहाल कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। कभी लूट और कहीं गोली मारने की घटना। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सारण में संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 4 और लोगों ने दम तोड़ दिया। 15 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस मानने लगी है कि मौतें शराब पीने की वजह से हुई हैं। उधर पुलिस ने शराब माफिया मुन्ना महतो के घर की बरामद शराब की जांच करेगी। पति है, क्या नाम पर इनका बताइए। हाथ में शराब की बोतल, आंखों में आंसू और जुबान पर पति को खोने का गम। कैसे मर गई हन? कैसे? ये वो बदनसीब औरत है जिसके सुहाग को इसी शराब की बोतल ने मिटा दिया। छपरा के मोकर के रहने वाले वीरेंद्र ठाकुर भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी मौत कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई है। पति है, क्या नाम पर इनका बताइए। रुआ नाम था जी। बोले कैसे मर गई हन? कैसे मर गई हन? कैसे? का ये दिखा रही क्या है? ये दिखा रही क्या है? यही पिए थे था। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत सिर्फ अमनौरडीह गांव में ही नहीं हुई। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के राजेश शर्मा की भी मौत संदिग्ध हालत में ही हुई। पत्नी बताती हैं कि 5 लोगों ने शराब पी रखी थी और सभी की मौत हो चुकी है। कहाँ से पी के आए? माझी लगे से। अच्छा, कितना आदमी पी रहे? 5 आदमी पिए। अच्छा, 5 आदमी मर गइल बा। सारण में 18 जनवरी की रात से जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। पटना में इलाज करा रहे सूरज बैठा की भी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि उसने भी शराब पी रखी थी। सारण में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहले पुलिस ने शराब के मौत के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब पुलिस भी मानने लगी है कि मौतें शराब से ही हुई हैं। खुद सारण एसपी ने कहा कि ये मौतें शराब की वजह से हुई और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है। तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे। लगातार हो रही मौतों ने
पुलिस को कुंभकर्णी नींद से जगा दिया है। जगदीशपुर गांव में शराब फैक्ट्री मिलने के बाद मकेर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, तो चौकीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, जिस मुन्ना महतो के घर में शराब की फैक्ट्री मिली, उसके परिजनों के साथ अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सवाल है कि पुलिस को शराब फैक्ट्री की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी? मौतों पर पुलिस क्यों पर्दा डाल रही थी? पुलिस को मृतकों के परिजनों की बातों पर भरोसा क्यों नहीं था? अपनी वर्दी बचाने के लिए क्या पुलिस झूठ बोल रही थी? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गया पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी लोगों को एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया है। एसपी ने बताया कि इस दौरान 2 लड़कियों को रिहा कराया गया। रैकेट के सरगना की मोबाइल में करीब 1,500 ग्राहकों का मोबाइल नंबर है, जिसकी जांच की जा रही है और पकड़े गए सभी लोग गया और आसपास के जिलों के हैं। इसके साथ ही शराब सप्लाई करने के मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज़्यादा सॉलिड था। इसमें जो मुकेश है उसका वो किंग पिन था और उसके साथ एक शिवशंकर नाम का लड़का था, जो कोई बाहर से कस्टमर लाना हो या लड़की इधर से उधर ले आनी हो या सप्लाई करनी हो, उसमें काम करता था। इसी क्रम में हम लोगों ने एक होम डिलीवरी का भी एक नेटवर्क को एक उजागर किया है, जिसमें एक लड़के के पास से हम लोगों ने 3 लड़के इसमें अलग अलग जगह पकड़े गए हैं, जिसका अलग अलग जो केस दर्ज हुआ है रामपुर में एपी कॉलोनी। गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पटना जंक्शन पर जीआरपी और रेल पुलिस जांच कर रही है और साथ ही बम निरोधक दस्ता भी एक्टिव है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वे लावारिस चीजों से दूर रहें और साथ ही यात्रियों के सामान की जांच भी की जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर के पटना रेलवे स्टेशन पे पटना जीआरपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो पेट्रोलिंग पर निकल गई है और उनके साथ में बम निरोधक दस्ता भी है और वो लगातार यात्रियों सुरक्षा के लिहाज से जांच कर रहे हैं। आपको बताते चले कि क्योंकि गणतंत्र दिवस पास में है, ऐसे में लेकर के ये 26 जनवरी तक लगातार इस तरीके की जो है वो जांच चलेगी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्रियों की जांच चल रही है। साथ ही साथ माइकिंग के जरिए यात्रियों को ये भी बताया जा रहा है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी लावारिस वस्तु उनको नजर आए तो उसको छुए ना। बहुत ही नज़दीक है और सभी यात्रियों और सभी लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ रूटीन चेकिंग ऐसा तो बराबर हम लोग का चलते ही रहता है, लेकिन अभी 26 जनवरी काफ़ी नज़दीक है, इसमें कोई भी विघटनकारी तत्व हमारा कोई एक्टिव ना हो, उसके मद्देनजर हम लोग हर कोई को चेक कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखें तो तस्वीरें यही निकल कर आ रही है कि जो पटना जीआरपी है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लगातार पेट्रोलिंग जो है वो जारी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना का गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है। सरकार का दावा है कि मार्च के बाद एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया जाएगा। दीघा से दीदारगंज तक बन रहे एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। पहले फेज में दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक काम पूरा करना है। उम्मीद ये है कि मार्च के बाद पहला फेज चालू हो जाएगा। दीदारगंज तक बन रहे लोकनायक गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आज वर्क प्रोग्रेस को देखने के लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन यहां पर पहुंचे हैं और लगातार सरकार के द्वारा यह दावा भी किया जा रहा था कि समय रहते हम इस काम को पूरा कर लेंगे और फर्स्ट फेज को दीघा से लेकर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट गांधी मैदान तक फर्स्ट फेज मार्च में पूरा करने का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उसी काम को आज देख रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज दीघा की ओर से कालीकरण का भी काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ नितिन नवीन है। मंत्री जी, लगता है कि काम पूरा हो जाएगा समय से? देखिए, हम लोगों ने इसलिए टाइम बाउंड काम करने के लिए थोड़ा सा कल्चर भी रहना चाहिए और थोड़ा सा एजेंसी और अधिकारी दोनों को उस टाइम लाइन में हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो फर्स्ट फेज कहा था कि मार्च में हम लोग कंप्लीट करके देंगे, इन चीनों मार्च अप्रैल जो भी 15 दिन आगे पीछे का हो सकता है, इन मार्च में हम लोग को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक का सौंपना है, जिसको हम लोग अटल पथ से भी कनेक्टिविटी देने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और काम भी पूरा कर लिया जाएगा और वाकई इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से राजधानी पटना में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में इस बार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल अलग तरह का होगा। सभी पॉइंट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बीएसईबी की गाइडलाइन के मुताबिक एक बेंच पर 2 परीक्षार्थी बैठेंगे तो उसके ठीक पीछे वाली सीट
पर एक परीक्षार्थी बैठाया जाएगा। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इंटर की परीक्षा में वैसे परीक्षार्थी शामिल होंगे जो वैक्सीन ले चुके हैं और इस प्रक्रिया में एडमिट कार्ड बांटने से ही इसकी शुरुआत की गई है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है और सभी डीईओ को निर्देश दिया गया है कि गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाएं। ऐसे में राजधानी पटना के गर्ल्स हाई स्कूल गर्दनीबाग में हम पहुंचे हैं और जानेंगे कि आखिर कैसे सीटिंग अरेंजमेंट इस बार रहेगा और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कैसे किया जाएगा। तो स्कूल के एचएम हमारे साथ हैं, टीचर्स हैं, हम सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको दिखाते हैं जो इस बार डायग्राम बनाकर बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है वो किस तरह से होगा। तो एचएम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, इस बार बहुत कुछ बदला सा रहेगा क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, क्या गाइडलाइन मिला है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से गाइडलाइन आया है हम लोग को कल जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से भी कि पिछली वर्ष की भांति इस बार थोड़ा सा चेंज है। पिछली बार हम लोग एक सीट में 2 छात्राओं को बैठाते थे, 5.5 फीट की या 5 फीट की है ये, इस पे 2 छात्राओं को हम लोग बैठाते थे। इस बार है कि पहले पे अगर 2 बैठाते हैं तो दूसरे वाले पर 1 बैठाएंगे। मैडम, वैक्सीनेशन क्या रेशियो है आपके यहाँ, चूंकि इंटर की परीक्षा है फिर मैट्रिक? वैक्सीनेशन की जहाँ तक स्थिति है लगभग हमारे यहाँ 100% रिजल्ट है क्योंकि हमारे यहाँ हमको सबूत मिल चुका है। हम लोग एडमिट कार्ड बांट रहे हैं अभी और जितनी भी लड़कियाँ आ रही है पहले हम लोग उसका जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो ले रहे हैं, उसके बाद ही एडमिट कार्ड दे रहे हैं और सभी लड़कियां लेके आ रही। बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ऐलान किया है और दिल्ली में उन्होंने कहा कि जिनके पास जितनी सीटें हैं वो उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और को सीट देने पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस पर बाद में बात होगी। हालांकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। चुनाव में तो जिनके पास जितनी सीटें हैं उन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो सीटिंग है जिनके पास वो 13 आपके पास सीटिंग है, यानी माना जाए बीजेपी 13 पे चुनाव लड़ेगी। हाँ, तो 13 और उनके पास 11 है तो उस पर लड़ेंगे और वीआईपी और हम मांझी भी मांग रहे हैं सीट। नहीं, ठीक है, जब उनसे हम लोग बैठेंगे बात करेंगे तो फिर बात होगी। मतलब ये माना केंद्रीय नेतृत्व के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि हमारी इतनी सीटें हैं, उनकी इतनी सीटें हैं। अब उसमें से क्या होगा, कितनी सीटें गठबंधन में जाएंगी और क्या करेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यह तय करना कभी भी प्रदेश का काम नहीं होता है। हमने केवल अप्राइज किया कि हमारी कितनी सीटें हैं और उनकी कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें विरोधी दलों के पास है। पटना के बाकरगंज में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह खबर हम प्रमुखता से आपको दिखा रहे थे। इस पर लगातार हम आपको अपडेट भी बताते रहेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।